हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का यूट्यूब के पाल एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 11वीं के हिंदी गद्य खंड में संकलित भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा लिखित भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है नामक शीर्षक के गद्यांश आधारित प्रश्नों के उत्तर को जानेंगे। प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर उनके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी है, यद्यप फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी और बड़े बड़े मशहूर ही इस ट्रेन में लगी हैं, पर बिना इंजन सब नहीं चल सकती। मतलब इस पैसेज को पढ़ना है, पैसेज के आधार पर आपको लिखना है। उपर्युक्त गद्यांश के पाठ के लेखक का नाम लिखिए। पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। तो उपयुक्त जो गद्यांश है के पाठ का नाम है भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है और लेखक है युग प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र। आप लिख सकते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रस्तुत गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब देखिए कि प्रस्तुत रेखांकित जो भाग है हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी है, तो आप लिखेंगे कि हम भारतीय लोगों को रेलगाड़ी के डिब्बों की संख्या दी गई है कि जिस प्रकार से रेलगाड़ी है उसमें अच्छे से अच्छे मूल्यवान जो डिब्बे हैं, एकदम अच्छे से अच्छे मूल्यवान डिब्बे लगे रहते हैं, किंतु वह इंजन के अभाव में एक स्थान पर खड़े ही रहते हैं, उसमें गति उत्पन्न नहीं हो पाती। उसी प्रकार समुचित नेतृत्व के अभाव में भारतवासियों में भी चेतना और सक्रियता उत्पन्न नहीं हो पाती है। वे विद्वान भी हैं, भारतीय लोगों इतने विद्वता कहाँ है, ये भारतीय लोग ही जाके दूसरी जगह काम करते हैं, वैज्ञानिक का काम करते हैं, तो विद्वान भी हैं और शक्तिशाली भी, किंतु उन्हें उचित नेतृत्व नहीं मिल पाता। यदि उन्हें उचित नेतृत्व मिल जाए तो बड़े से बड़े कार्य को भी कर सकते हैं। यानी पूरे की व्याख्या आप इतना लिखिए, स्पष्ट लिखिए, ताकि बेहतर आपको 2 अंकों का है तो 2 में 2 मिले, क्योंकि हाई बोर्ड एग्जामिनेशन में आपके 12th में आपका ये 5 क्वेश्चन देगा जिससे 10 अंक आपको मिलना है। लेखक ने हिंदुस्तानियों को किसके सदृश बताया है? लेखक ने हिंदुस्तानियों को रेलगाड़ी के डिब्बे के समान बताया, उसी के सदृश से बताया है। चौथा प्रश्न है, का चुप साध रहा बलवाना, इस कथन से लेखक का क्या आशय है? ये देखिए, इसमें ये तो वास्तव में हनुमान जी को कहा गया है कि केवल कहना है ना कि का चुप साध रहा बलवाना, फिर देखिए हनुमान जी को अपने बल कैसे याद आता है। अब देखिए ये चौथा प्रश्न है कि का चुप साध रहा बलवाना, इस कथन से लेखक का क्या आशय है? तो लिखेंगे का चुप साध रहा बलवाना, कथन से लेखक का यह आशय है कि भारतीयों को इस बात की आवश्यकता है कि कोई उन्हें उनके बल और पौरुष का स्मरण कराए और उनसे कहे कि कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ो, मौन साधे क्यों खड़े हो, यदि चुप क्यों खड़े हो, मौन साधे क्यों खड़े हो। इसके बाद उन्हें अपने बल का स्मरण उसी प्रकार हो जाएगा जिस प्रकार से जम्बुवान द्वारा मतलब याद दिलाए जाने पर हनुमान जी को अपने बल और शक्ति का स्मरण आया था। जब जामवंत जी ने याद दिलाया था हनुमान जी को कि आपके पास इतनी शक्ति है, उस शक्ति के विषय में बताया कि आप तो सूर्य को भी निगल सकते हैं, उसकी शक्ति को सूर्य को निगल सकते हैं, आप फल के रूप समझकर उसको निगल चुके थे। ये शक्तियों का स्मरण जब दिलाए तब इन्हें एहसास हुआ कि मैं इतनी शक्तिशाली हूँ। वही भारतीय लोग भी वैसे हैं कि स्मरण कोई दिलाए तब। समस्या तो सही नेतृत्व की है हर क्षेत्र में, इसलिए भारतीयों को ऐसे नेता की आवश्यकता है कि जो उनके बल और पौरुष का स्मरण कराकर उन्हें कर्तव्य मार्ग की ओर अग्रसर करे। लेखक ने हनुमान जी को किसका प्रतीक बताया? लेखक ने हनुमान जी को हम भारतीयों का प्रतीक बताया है कि जिस प्रकार हनुमान जी को अपने बल का याद दिलाना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार हम भारतीय लोगों को भी अपने बल का याद दिलाना पड़ता है। दूसरा पैसेज है, पहले प्रश्न को ही हल करते हैं, जहाँ होगा उसको हम पैसेज को पढ़ लेंगे।
उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखें। तो लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश स्वपठित पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी के कला वर्ग के हैं तो साहित्यिक हिंदी के गद्य खंड में संकलित भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा लिखित भारतवर्ष उन्नत कैसे हो सकती है नामक शीर्षक से लिया गया है। प्रस्तुत गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यही है कि उस समय हिंदू काठियावाड़ी खाली खड़े खड़े टाप से मिट्टी खोदते हैं। लिखने से पहले थोड़ा सा समझ लीजिए मेरी बातों को, कि कहने का तात्पर्य मुख्य यह है कि एकदम चुपचाप भारतीय जहाँ स्थिर है वहीं स्थिर रहना चाहता है, वो आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत नहीं है। लेकिन अन्य देश के लोग इसके अर्थ को यहाँ से हम लोग लेके लिखेंगे, ये पूरा सहित लिखेंगे तब इसका स्पष्ट देखिए कि अमेरिका, अंग्रेज, फॉरिसस आदि तुर्की, यानी सबके लिए। तो आप लिख सकते हैं कि अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस आदि देशों के जो निवासी हैं वो सरपट दौड़ रहे हैं। इसका मतलब है कि प्रगति ही, मतलब प्रगति की दिशा में मानो कि ये आगे बढ़ रहे हैं, या तुर्की घोड़ों की भांति तब प्रगति से दौड़ते जा रहे हैं। प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति ही उनका लक्ष्य होता है, जबकि भारतवासी जो हैं उनका लक्ष्य है कि हम सबसे पहले पाला छू लें, यानी प्रगति ही उनका लक्ष्य है। जबकि भारतवासी प्रगति की दौड़ में निरंतरता के साथ एकदम पीछे पिछड़ते दिखाई देते हैं। वे एक स्थान पर खड़े ही अगर खड़े हैं तो क्रियाशीलता का प्रदर्शन तो कर रहे हैं, परंतु प्रगति हेतु आगे बढ़ने का प्रयास नहीं कर। ये कह रहे हैं कि मैं काम कर रहा हूँ, उस काम का क्या मतलब है कि जब आप अग्रसर नहीं हो रहे, आगे नहीं बढ़ रहे हैं, जब तक कुछ दिखाई नहीं देगा तब तक आपके कार्य का कोई भी महत्व नहीं है। लेखक के अनुसार प्रतिस्पर्धा में भारतीयों की असफलता का कारण क्या है? तो लेखक के अनुसार यही देखिए कि लेखक के अनुसार प्रतिस्पर्धा में भारतीयों की असफलता का मुख्य कारण यह है कि प्रत्येक देश के लोग की ये इच्छा बनी हुई है कि प्रगति की दिशा में हम तीव्रता के साथ दौड़ें और सबसे आगे रहें, जबकि भारतीयों के अंदर इस तरह के गुण का विकास नहीं हो पा रहा। वो क्रियाशील है लेकिन वह कार्य पे आगे अग्रसर नहीं हो पा रहे हैं। सबसे बड़ा कारण यह है, असफलता का कारण कि वह आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अन्य देश एकदम इस तरह से प्रगति करने के लिए सोच रहे हैं कि हम सबसे आगे रहें। उसी तरह क्लास में कुछ बच्चे हैं, कुछ सोचते हैं मैं यार फर्स्ट आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकते? वो भी तो आपके क्लास का पढ़ने वाला बच्चा ही है, तो आप क्यों नहीं आ सकते? आप अपने अंदर जुनून लाइए कि मैं भी पढ़ सकता, मैं भी कर सकता हूँ। अपने अंदर जब जुनून लाएंगे, जज्बा लाएंगे, तभी वह चीज़ें संभव हो सकती है। चौथा, प्राचीन काल में साधन के अभाव में भारतीयों ने किसकी खोज की है? देखिए कि ऐसे तो प्राचीन काल में यदि गत के पुरखों के पास सामान नहीं थे, फिर भी कुट्टियों में बैठकर बांस की नालियों से ताराग्रह आदि भेद करके उनकी गति लिखी। वो ऐसी ठीक है कि 16 लाख रुपए की लागत की विलायत में जो दूरबीन बना है उनसे उन ग्रहों को भेद करने में वही गति ठीक आती है। यानी कहने का तात्पर्य है कि उनके पास जब सुविधा नहीं थी तो उन लोगों ने इन ताराग्रहों की गति को भेद करने की जानकारी को बांस की नलियों के द्वारा प्राप्त किया, उसकी गति को लिखा, जो वर्तमान समय में मतलब पूरी कह सकते हैं कि सुविधा संपन्न होने की स्थिति में, और विलायत के लोगों ने जो बनाया है दूरबीन, उससे भी वही चीज़ें प्राप्त हो रही है। तो लिखने के लिए आप ऐसे लिख सकते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे, जो पुरखे थे, हमारे जो पूर्वजों द्वारा बांस की नली की सहायता से बनाई गई दूरबीन के द्वारा तारों और ग्रहों की गणना वैसे ही सटीक और प्रमाणिक है जितने कि आज के लाखों रुपए की लागत से बनी हुई दूरबीन की गणना है। यानी वो जो दूरबीन कह सकते हैं कि किसकी खोज की, एक शब्दों में यदि देना चाहते हैं तो दूरबीन की खोज उन लोगों ने की उस समय बांस की नली के। आधुनिक समय में अपनी उन्नति के लिए कौन प्रयासरत है? आधुनिक ये तो हम कह सकते हैं कि आज आधुनिक समय में उन्नति के लिए अमेरिका, अंग्रेज, फॉरिसस आदि तुर्की, यानी सभी के सभी देश एकदम उन्नति के लिए एकदम प्रयासरत है, लेकिन भारत नहीं। भारत जहाँ है वहीं का वहीं खड़ा है। यानी लिख सकते हैं कि हम अमेरिका, अंग्रेज,
फ्रांस, तुर्की आदि देश अपने उन्नति के मार्ग के लिए प्रयासरत है, क्योंकि हमको गद्यांश के आधार पर ही लिखना होता है। तो हम बहुत नहीं, जितने लगभग दिया है उसके आधार पर हम लिखेंगे। ये देखिए पहला प्रश्न है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखें। इसे लिखने की आवश्यकता नहीं है, बार बार वही लिखे हैं। प्रस्तुत गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश है सब उन्नतियों का मूल धर्म है और इससे सबसे पहले धर्म की ही उन्नति करनी उचित है। यानी धर्म को सबसे अधिक वरीयता दी गई है। तो इसे लिखेंगे कि किसी भी देश की जो वास्तविक उन्नति तभी संभव है जब उस देश के निवासियों में धर्मानुसार आचरण करने की प्रवृत्ति विकसित हो। मनुष्य के अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठा ही सबसे बड़ा धर्म है। धर्म का आशय उस आचरण से है जो समाज अथवा राष्ट्र के कल्याण को ध्यान में रखकर किया जाए, समान रूप से सभी के कल्याण एवं सुख पर आधारित। इस प्रकार की उन्नति ही वास्तविक उन्नति कही जाएगी। इसी दृष्टिकोण से लेखक ने लिखा है कि सब उन्नतियों का मूल धर्म है। लेखक ने सब उन्नतियों का मूल किसे बताया है? तो लेखक ने सब उन्नतियों का मूल धर्म को बताया है। प्रश्न संख्या 4 है, लेखक ने अंग्रेजों के उन्नति का क्या कारण बताया है? तो लेखक ने अंग्रेजों के उन्नति का मुख्य कारण बताया उनकी धर्मनीति और राजनीति परस्पर मिली हुई है। यानी धर्मनीति और राजनीति के मिलने का ही देन है कि वह दिन प्रतिदिन अग्रसर है विकास के परपथ, उन्नति के पथ पर। यही त्यौहार ही तुम्हारी म्यूनिसिपैलिटी है, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसका अर्थ लिखने के लिए ये देखिए कॉपी इम्पॉर्टेंट है। जब 11th और 12th में था तब भी ये बार बार आता था। देखिए म्यूनिसिपैलिटी का मतलब ही ये होता है कि देखिए यह त्यौहार हम लोग की म्यूनिसिपैलिटी बन गई, क्योंकि जब त्यौहार आता तभी हम अपने घर द्वार की साफ सफाई इत्यादि सारी चीज़ें करते हैं। तो यही है, तो इसको लिख सकते हैं म्यूनिसिपैलिटी अर्थात नगर पालिका का मुख्य काम है नगर की सफाई की व्यवस्था करना। भारतवर्ष में प्रमुख त्योहारों पर घर आंगन की सफाई की जाती है, इसलिए लेखक ने त्योहारों को नगर पालिका की संज्ञा दी है। म्यूनिसिपैलिटी की संज्ञा देने का मुख्य कारण यही है कि आजकल हम त्योहारों के दिन ही साफ सफाई करते हैं। भारत में दीपावली आदि ऐसे त्यौहार हैं जब देशवासी अपने घरों की सफाई करते हैं और घरों का कूड़ा कचरा निकाल कर बाहर कर देते हैं। यानी जिससे शुद्धि यही माना गया म्यूनिसिपैलिटी त्यौहार को मुख्य कारण ये है कि देखिए मेन कॉन्सेप्ट समझिएगा कि त्योहारों को म्यूनिसिपैलिटी क्यों माना गया कि जिस प्रकार नगर पालिका का काम है कि नगर की सफाई करना, ठीक उसी प्रकार हम लोग की ये मानसिकता बन गई कि जब त्यौहार आएगी तभी हम घरों की सफाई करेंगे। घ है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ पहले लिखिए। प्रस्तुत गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये सब जो तो समाज धर्म है जो देश काल के अनुसार शोधे और बदले जा सकते हैं। दूसरी खराबी यह हुई कि उन्हीं महात्मा बुद्धिमान ऋषियों के वंश के लोगों ने अपने बाप दादा का मतलब न समझकर कुछ बहुत नए नए धर्म बनाकर शास्त्रों में धर दिए। बस सभी तिथि व्रत और सभी स्थान तीर्थ हो गए। यानी कह रहा कि वे सब तो समाज धर्म है। समाज धर्म में क्या है कि जो देश काल के अनुसार शोधे और बदले जा सकते हैं। यानी देश काल के अनुसार कहाँ कैसी स्थिति है उसके अनुसार बदले जा सकते हैं, तो उसी को समाज धर्म माना गया है जहाँ पे जिस क्षेत्र में जो बना दिया गया। दूसरी खराबी यह हुई कि उन्हीं महात्मा बुद्धिमान ऋषियों के वंश के लोगों ने अपने बाप दादों का मतलब न समझकर बहुत से नए नए धर्म और शास्त्रों को बनाकर शास्त्रों में धर दिए। मतलब कि आजकल के जो बुद्धिमान ऋषियों के वंश के जो लोग हैं आजकल नए नए इतने त्योहारों को, नई नई इतनी धर्म चीज़ों को धर्म शास्त्रों में बनाकर रख दिया, जिसे आज लेकर चला जा रहा है। आजकल क्या स्थिति, सभी तिथि को व्रत में कन्वर्ट कर दिए हैं कि हर तिथि को व्रत मान लिया जाए, सभी स्थान को तीर्थ मान लिया गया।
मतलब ऐसे ऐसे परिवर्तन। आजकल इतने तीर्थ स्थान हैं कि लोग घूमते रह जाए, 365 दिन खत्म हो नहीं होने वाला। 365 का 365 दिन आपके व्रत के लिए निर्धारण कर दिया। एकादशी, द्वादशी, चतुर्थी, पंचमी, हर दिन का निर्धारण है। यही कर रहा है कि शास्त्रों में ऐसे बनाकर रख दिया गया। समाज धर्म है ये, ठीक है कि समाज धर्म को समाज के चलाने के लिए एक निर्धारित क्रम बनाया गया, लेकिन आज स्थिति क्या है कि उन शास्त्रों में जो बुद्धिमान ऋषि थे उनके पूर्वजों ने ऐसी चीज़ों को लिख के डाल दिया है कि मेन कॉन्सेप्ट इसका ये समझिएगा कि सभी तिथि को व्रत और सभी स्थान को ये तीर्थ के रूप में बदल दिए हैं। सामाजिक धर्म किसे कहा गया है? देखिए, इस पैसेज के हिसाब से आप लिख सकते हैं कि विभिन्न जो पर्व हैं, त्यौहार हैं, व्रत हैं तथा अन्य जो रीति रिवाज हैं आदि सामाजिक धर्म कहलाते हैं। नहीं, आप लिख सकते हैं विभिन्न पर्व, त्यौहार, व्रत तथा अन्य जो रीति रिवाज हैं उन्हीं को हम सामाजिक धर्म कहते हैं। लेखक ने किस बात को ग्रहण करने को कहता है? देख लीजिए पैसेज में क्या है। यहाँ देखिए कि इन बातों पर एक बेर आँख खोलकर देखें और समझ लीजिए कि फलानी बात उस बुद्धिमान ऋषियों ने क्यों बनाई, और उनसे जो देश और काल के अनुकूल और उपकारी हो उन्हीं को ग्रहण करना चाहिए। तो आप ये लिख सकते हैं कि हम केवल उन्हीं नियमों को स्वीकार करें जो स्थान और समय के अनुसार हमारे लिए उपयोगी एवं अनुकूल हो। उन्हीं चीज़ों को हमें स्वीकार करना है जो हमारे लिए अनुकूल हो, समय और के हिसाब से, काल के हिसाब से अनुकूल है और उपकारी हो, उसे स्वीकार। प्रस्तुत पंक्ति में किन सामाजिक कुरीतियों को दूर करने को कहा गया है? देखिए किन सामाजिक कुरीतियों को। यहाँ देखिए कहा है कि बहुत सी बातें जो समाज विरुद्ध मानी जाती है किंतु धर्मशास्त्रों में उसका विधान है, धर्मशास्त्रों में विधान है तो उसके अनुरूप हम चलते हैं, उनको चलाइए जो धर्मशास्त्रों में। लेकिन जैसे जहाज का सफ़र, विधवा विवाह आदि, लड़कों का छोटेपन ही ब्याह करना, उनका भल धीरज और आयु सब घटाने का काम हम लोगों को नहीं करना। ये जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं कि विधवा विवाह, लड़कों को छोटेपन पर ही ब्याह कर देना, इन सामाजिक कुरीतियों से हमें दूर रहना चाहिए। पांचवा है उपर्युक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। ये लिख चुके हैं। प्रस्तुत गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब देखिए कि यहाँ पे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कैसे, हाय अफसोस तुम ऐसे हो गए कि अपने निज काम की वस्तु भी नहीं बना सकते। यानी यहाँ पे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी अत्यंत खेद, एकदम कष्ट, चाहे हाय बात आए या अफसोस की बात आए, खेद प्रकट करते हुए कहते हैं कि आज भारतीय लोग इतने अकर्मण्य, इतने मजबूर, इतने परालंबे हैं कि वह अपने निज काम यानी दैनिक काम की वस्तुओं का भी निर्माण नहीं कर सकते। भाइयों अब तो नींद से चौंको। बता रहे भारतीय लोगों को अब तो नींद से जागो, अपनी चेतना को जागृत करो, अपने देश की सब प्रकार से उन्नत करो। अपने देश की उन्नत के लिए तुम अग्रसर हो, यानी तुम विदेशी वस्तुओं पर आश्रित ना हो। जिसमें तुम्हारी भलाई हो वैसी ही किताबें पढ़ो, जो तुम्हारे लिए उपयोगी हो, जिसमें तुम्हारी भलाई होती हो ऐसे ही पुस्तकों का तुम अध्ययन करो, वैसे ही खेल खेलो, वैसे ही खेल का तुम चुनाव करो जो तुम्हारे लिए उपयोगी हो, लाभदायक हो। वैसे ही बातचीत करो, ऐसे लोगों से बातचीत करो, वही बातचीत करो, गपशप की बात मत करो जो तुम्हारे लिए उपयोगी है। परदेशी वस्तु और परदेशी भाषा पर भरोसा मत रखो, न तो परदेशी भाषा पर न तो परदेशी वस्तु पर कभी भी विश्वास मत करो। निज भाषा उन्नति, अपनी भाषा के उन्नति के विकास के लिए तुम सदैव अग्रसर रहो। लेखक ने किस बात का अफसोस प्रकट किया? लेखक ने इस बात का अफसोस प्रकट किया कि हमारे भारतीय लोग आजकल कितने मजबूर, अकर्मण्य हो गए हैं, परालंबी, दूसरे पे आश्रित हो गए हैं। इस बात का अफसोस प्रकट कर रहे हैं। लेखक ने अपने देशवासियों पे किसकी उन्नति पर बल दिया है? लेखक ने अपने देशवासियों पे, अपनी भाषा पे, अपने वहाँ की बनी हुई वस्तुओं पे उन्नत करने का बल दिया है, यानी सब प्रकार से अपनी उन्नत करने पर बल दिया। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने
किसका भरोसा न करने को कहा है, कि लेखक ने परदेशी वस्तु और परदेशी भाषा का भरोसा न करने के लिए लेखक ने इन प्रस्तुत पंक्तियों में कहा है। इस तरह से समाप्त हुआ। इसके बाद से अब हम लोग भारतेंदु हरिश्चंद्र के जीवन परिचय को पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।